स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने क्लास में। मैं अश्वनी सर। आज का जो क्लासेस होगी वो साइंस से रिलेटेड क्लासेस है और साइंस में भी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक स्पेशल चैप्टर्स ही होता है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस में हम दो तीन टाइप्स का पढ़ते हैं, प्लांट्स एनिमल्स का रिप्रोडक्शंस पढ़ते हैं हम। तो प्लांट्स के रिप्रोडक्शंस का चैप्टर जो है वो आज मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को। और इस वाले चैप्टर्स में जो कि आपको बारीकी से बोर्ड से आप देख सकते हो, सारे पॉइंट्स को आपको लिखा है। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यहाँ पे होती हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अदर पार्ट्स जो होती हैं कैसे कैसे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है इसके बारे में आप जानोगे। रिप्रोडक्शंस होता क्या है ये जानोगे, रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों पड़ता है ये पढ़ोगे। प्लांट्स का रिप्रोडक्शंस किन किन तरीकों से होती है, कैसे कैसे होती है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो मैं आपको बताता हूं, और आप सभी जैसे अभी तक जानते हो कि प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शंस करता है, मतलब प्लांट्स जो है नए प्लांट्स को जन्म देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स, बीज के मदद से। एक फ्रूट्स, एक फल जिसके अंदर बीज होता है और वो बीज एक नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करते हैं। तो हम सभी को पहले इतना पता है कि भाई एक बीज जो है नए प्लांट्स के रूप में जन्मते हैं, बट बीज के अलावा और भी तरीका है, और भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिस पार्ट्स के मदद से प्लांट्स रिप्रोडक्शन को फुलफिल करता है। ओके, तो हरी अप, आप सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस में। ये क्लासेस काफी शानदार जाने वाला है और जितने भी जो डाउट्स होगी मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। इस चैप्टर्स में जितने कुछ पॉइंट्स आउट्स हैं मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। काफी अच्छा डिस्क्रिप्शंस के साथ ये क्लास फिनिश होंगी। आप सभी टिल एंड जुड़ते रहो और क्लासेस को अंतिम तक कंटिन्यू करोगे। मैं स्लाइड्स को लेता हूं और क्लियर करने की कोशिश करूंगा पॉइंट्स को। ओके, तो रिप्रोडक्शंस पहले जानना जरूरी है। तो प्लांट्स आप देखते होंगे कि अपने डेली लाइफ में बहुत सारे प्लांट्स हमारे आसपास दिखते होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स जिसमें फूल होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स जिसमें फूल नहीं होते हैं। मोस्टली आप गार्डन में देखते होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स जो है उसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। वो फ्लावर जो होते हैं चेंजेस इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स ही फल के रूप में चेंज होता है, फूल ही फल के रूप में चेंज होते हैं। अगर फूल ना हो तो फल भी नहीं होता है। जैसे आम का अभी आप सीजन है, अभी आम के सीजन में आप देखोगे कि पहले मंजर आते हैं आम में, उस मंजर के बाद फिर वो मंजर जो होते हैं, क्योंकि मंजर फूल था, और उस मंजर के बाद क्या होता है, उस मंजर के बाद आम लगते हैं। उसमें क्या लगते हैं, आम लगते हैं। तो मंजर जो कि फूल था वो फूल क्या हो गए, अब आम के रूप में कन्वर्ट हो गई। और डे बाय डे थोड़ा थोड़ा ग्रो करते करते एक दिन समय ऐसा आता है कि आम बड़ा हो जाता है। आम के अंदर जो है बीज होती है जिसको गुठली आप लोग बोलते हैं, और वो बीज फिर से नए आम के पौधे को जन्म देते हैं जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिले, प्रॉपर टेम्परेचर, सॉइल है ना, मॉइस्चर, सारा कुछ मिलते हैं। वो फेवरेबल कंडीशंस के बाद वो बीज फिर से आम के नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करते हैं। तो एक मंजर पहले होना जरूरी था, फूल जरूरी था, वो फूल जो है फिर फल के रूप में कन्वर्ट होते हैं। देन आफ्टर वो प्रॉपर मैच्योर्ड होते हैं और उसको जब पकने के बाद हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, हम लोग उसको खाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे मैं चलूं तो प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बीज के मदद से नहीं, बीज के अलावा और भी बॉडी पार्ट्स, प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स है उससे जन्मते हैं। जैसे आपको कह रहा कि फर्न्स के प्लांट जो होते हैं वो, मॉसेस जो होते हैं वो, मैं जरा सा पेन ले लूं। ओके, फर्न और मॉसेस के जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, उसमें कोई फूल नहीं होता, वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो नए प्लांट्स के रूप में जन्मते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका स्टेम कटिंग, उसके स्टेम से जो नया प्लांट्स रूप जन्म जाता है। ब्रायोफिल्म्स के नाम सुने होंगे आप सभी। ब्रायोफिल्म जो प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्ते से नए प्लांट्स को ग्रो करता है। आलू आप देख रहे हो, उसमें स्टीम होता है, अंडरग्राउंड स्टीम आलू का होता है, उस स्टीम को हम लोग प्लांट करते हैं, सो करते हैं मिट्टी में और वो फिर जन्मता है। तो अनेकों मेथड्स है, मैं सारे मेथड्स के बारे में चलूंगा और बेहद डिस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्लासेस को फिनिश करूंगा। और आज के बाद ये रिप्रोडक्शंस ऑफ प्लांट्स के रिप्रोडक्शन चैप्टर में कोई भी पॉइंट्स छूटेगी नहीं, ऐसी कोई पॉइंट्स हो ही नहीं सकती जो आपको ना आए। ठीक है, तो आप पहले जान लो कि एक बीज का आकार, बीज के संरचना कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे बीज, कुछ बीज में
एक सीड लिप्स होता है। एक सीड, जैसे आप देखो चना, आप देख रहे हो सभी, चना में जब चना के सीड कोट को कवर हटाओगे आप, बाहरी जो उसका कोट होता है उसको आप हटाओगे तो उसके अंदर दो दाल आपको मिलता है। चना में दो दाल आपको मिलता है जो कि क्लोजली पैक चिपका हुआ होता है। चना के एक नाक भी होता है, आप सभी देखे होंगे कि चना में एक घुंडी जैसा नाक होता है। तो ये जो दो दाल था जिसको हम ऊपर वाला कवर को सीड कोट बोल दिए, उसके अंदर जो दो दाल है उसको कोटलेडन्स बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो कोटलेडन्स है, जो दाल जो बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दाल है वो बेबी प्लांट्स को खाना प्रोवाइड कराता है। यही उस प्लांट्स को, उस चने को, सीड्स को जिंदा रखता है। और जब वो जन्मता है बीज, तो उसको खाना प्रोवाइड करता है। बचपन के समय में छोटे से जब बीज रहता है, जो प्लांट्स मिट्टी में लगते हैं, तो उस दौरान यही कोटलेडन्स, यही दाल जो होते हैं चना के, वो उसको भोजन प्रोवाइड कराता है। इसके बीच में एक छोटा सा नाक जैसा होता है, चना का नाक टेढ़ा सा। वो नाक क्या करता है, एक नीचे की तरफ ग्राउंड में जन्मता है जिसमें रूट हो जाता है, और एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जन्मना स्टार्ट होता है जिसको हम सूट बोलते हैं। और वही सूट्स में पत्ते जो है वियर करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही सारे प्लांट्स में होता है। तो किसी में एक सीड लिप्स होता है, मतलब एक कोटलेडन्स होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोकोटलेडन्स। किसी किसी प्लांट्स में दो दो कोटलेडन्स, जैसे चना वाले में दो कोटलेडन्स था, उसमें दो दाल थे। गेहूं वगैरह में देखोगे तुम, गेहूं, चावल, धान होता ना, गेहूं होता ना, गेहूं में मोनोकोटलेडन्स है, उसमें एक ही होता है कोटलेडन्स, एक ही पत्ता होता है उसका। लेकिन वही हम बात करेंगे आम की, तो उसके गुठली को खोलोगे तो उसमें दो होता है पार्ट्स। हम बात करेंगे चना की, उसमें दो पार्ट्स होता है, उसको डाइकोटलेडन्स बोला जाता है। ओके, तो बेबी प्लांट्स इसी सीड्स के अंदर होता है, ठीक है। और जो गुंडी है नाक वाला, उसको हम इम्ब्रो बोलते हैं। इम्ब्रो ही नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करता है। नीचे की तरफ ग्रो करा तो रूट हो गए, और उसी इम्ब्रो से ऊपर की तरफ भी ग्रो करना होता है, उस सूट सिस्टम को डेवलप करता है, मतलब तना ऊपर की तरफ जन्मता है, जड़ जो होती है मिट्टी में चली जाती है। जब प्लांट्स वो कोटलेडन्स को खाना दे रहा था, जब तक उसमें जड़ नहीं थे, पत्ते नहीं थे, जैसे ही जड़ नीचे ग्रो करना स्टार्ट किया, पत्ते उसमें आ गए, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, खाना खुद से अपना बनाना स्टार्ट कर देता है प्लांट्स। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी, अपने से खाना बनाता है। प्लांट्स को हम लोग खाना बना करके नहीं देते। तो फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करता है, मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और वो अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, पत्ते जब ग्रो कर जाते हैं, तो वो इन जो सीड लिप्स जो थे, जो कोटलेडन्स थे, वो खाना देना खत्म, वो भी अब डेड हो गया। अब पत्ता सेल्फ डिपेंडेंसी, अपना खाना खुद से बनाएगा। आगे समझ में बात, आगे चलता हूं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, एक पॉइंट आता है बहुत अच्छा, सर जर्मिनेशन क्या होता है? तो ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स, बीज से जब बेबी प्लांट जब ग्रो करता है ना, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे एक बीज जब मिट्टी में गया, जब उसको हम सो किए, बोए, और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिला, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर्स, वार्मथ जिसको बोल रहे हैं, पानी मॉइस्चर के रूप में, हवा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही है, तो जब उसको प्रॉपर सही अमाउंट में मिला, तो बीज जो होता है ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो मैं आपको जर्मिनेशन को डिफाइन क्या किया कि ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ ए स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स इज नोन एज जर्मिनेशन, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा जो भी पॉइंट्स हैं वो। तो एक छोटे से बीज जब ग्रो करता है, तो पहले मैं आपको बताया था कि उसका जड़ जो होता है, ये देखो सीड्स, ये जड़ जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रो किया, ये सीड जो इसका सीडलिप्स है ऊपर की तरफ खुला, और इसी में से जो है ना पत्ते निकले, ये पत्ते निकल गए, और ये जो था सीडलिप्स जो जिसको आप कोटलेडन्स बोल रहे थे, वो डेड हो गए। अब वो पत्ता सेल्फ डिपेंडेंसी, अपना खाना खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गई। अब है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का पृथक्करण, बीज कैसे फैलते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को मैं डिफाइन करूं, मैं आपको समझाऊं, तो इससे अचंभित होने की कोई जरूरत नहीं है, इससे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझनी है कि सर डिस्पर्सल किसे कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स सर आखिर होता क्या है। तो मैं आपको क्लियर करूं, मैं आपको बताऊं, देखो, द स्कैटरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, इसका मतलब होता है बीजों की पृथक्करण, बीजों का फैलना। जैसे प्लांट्स
जो उसके मम्मी पापा होते हैं बीज के, मान लो हम आम के पेड़ की बातें करें तो आम के पेड़ में क्या होता है, आम का फल लगा, ठीक है ना। अब वो आम का फल हमारे गांव में लगा, गांव में आम का पेड़, मैं अपने आम के पेड़ की बातें कर रहा हूं, तो मैं वहां से लेकर के आया और वो आम के पेड़ में लेकर के कहा आया, पटना। पेड़ लेकर के आया कि आम का फल लेकर के आया, बताओ। तो बच्चे रिप्लाई करना स्टार्ट कर गए कि पेड़ लेकर के आया, नहीं, आम का पेड़ नहीं, आम का फल लेकर के आया। आम का फल लेकर के आया ना, लोग आम के फल लेकर के आते हैं ना, आम खरीद करके लाते हैं, तोड़ करके लाते हैं, पेड़ तो नहीं ना लाते हैं। हाँ, तो जब आम का फल लेकर के आया तो आम का फल मेरे गांव में हुआ था वो, और हम पटना लेकर के आ गए, तो अब हम खाएंगे तो बीज को क्या गांव में जाकर के छोड़ेंगे कि लो भाई तुम्हारे पेड़ में से था, ये तुम अपने पास रखो, ये पेड़ तुम्हारा बीज है, ये अपने बच्चे को अपने पास रख, नहीं, वो बीज को हम खा जाते हैं और अपने बगल के जगह में फेंक देते हैं। जनरली खाली जगह पे लोग उसको फेंक देते हैं। तो बीज क्या होगा, अगर उसको राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशंस मिले तो बीज जो है फिर वहीं पे जन्मना स्टार्ट कर जाएगा। वो बीज फिर से वहां पे जन्मना स्टार्ट कर जाएगा, वो बीज फिर से वहां जन्मना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए, वो जन्म जाएगा। तो बीज का पृथक्करण हुआ नहीं हुआ, बीज का कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं हुआ, उस जगह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उस जगह से आगे गया कि नहीं गया, गया ना। तो हम इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब द मूविंग ऑफ, द ट्रांसफरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। अब सीड डिस्पर्सल्स के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं जिससे बीज जो होता है फैलता है। जैसे मैं आपको बता दिया कि मैं लेकर के आया, आप लेकर के आते हो, तो ह्यूमन बींग्स भी उसका माध्यम होता है, जानवर भी उसको लेकर के आते हैं तो एनिमल्स भी उसका माध्यम होते हैं, बर्ड्स भी लेकर के आते हैं, बर्ड्स भी उसके माध्यम होते हैं, हवा के थ्रू भी बीज फैलता है तो हवा भी उसका माध्यम होता है। कुछ बीज जो होते हैं वो खुद से खेत में फट जाते हैं, ड्राई अप होकर के, सूख करके, तो फ्रूट एक्सप्लोनेशन उसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक माध्यम है। तो मैं अनेक चीजों के बारे में अभी वन बाय वन पढ़ूंगा। तो डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल मतलब क्या होता है कि वो बीज अपने जगह से दूसरी जगह पे चला गया, पेरेंट्स के पास से अलग चला गया। तो विंड, डिस्पर्सल बाय विंड, बहुत सारे प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। और हल्के होने की वजह से जब हवा तेज चलती है तो हवा अपने साथ उसको बहा करके ले जाती है। जैसे कॉटन प्लांट्स, तो कॉटन बॉल होता है, रुई की बॉल होती है, उसमें बीज उसका होता है जो कि लाइट वेट का होता है। अब वो बॉल के साथ वो बीज भी उड़ते हुए गया, कहीं पे चिपक गया, फेवरेबल कंडीशन मिला, कॉटन का पेड़ जन्म गया, वहां पे रुई और कपास की पेड़ जन्म जाती है। तो ये डिस्पर्सल बाय विंड, डैंडलियंस, कॉटन्स, ये सारे के जो बीज होते हैं वो हवा के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होता है, डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल बाय वाटर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे लोटस, कोकोनट्स, ये सारे के जो प्लांट्स है ये पानी के थ्रू ही बहते हैं इसके बीज। जैसे आपको पता है कि समुद्री तट पे ज्यादातर कोकोनट्स की पैदावार होती है, उपजाए जाते हैं। केरल वगैरह जो जगह है कोकोनट्स वहां ज्यादा होता है क्योंकि समुद्र है। तो उस दौरान क्या होते हैं कि समुद्र में कोकोनट का पेड़ लगा है, ऊपर से कोकोनट टूट करके गिरा तो पानी में गिरा और पानी में बहते हुए जा रहा है, कहीं पे अगर साइड किनारा लगा, चिपका वहां पे जाकर के, अगर उसका फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो कोकोनट्स वहां पे जन्म जाते हैं। कोकोनट्स की जर्मिनेशन, कोकोनट्स के जो बीज हैं वो नए प्लांट्स के रूप में जन्म जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? यार बच्चों आप सभी बताओगे जो मेरे से ऑनलाइन कनेक्टेड है। बिल्कुल, आप सभी मैसेजेस कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, आप अपने सुझाव दे सकते हो, कोई क्वेश्चंस होगा तो उसको पूछ सकते हो। मेरी आवाज क्लियर जा रही है, नहीं जा रही है, नेटवर्क की कोई इश्यूज हो सकती है, आप बिल्कुल आप बता सकते हो। और जो मेरे साथ लाइव क्लासेस में मौजूद बच्चे हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस को इंटरप्ट कर करके क्लासेस में बीच में पूछ सकते हो। मुझे खुशी होगी आपके एक एक क्वेश्चंस को समझाने में, आपके एक एक क्वेश्चंस को बताने में, आपको और अच्छे से और टूटे फूटे भाषा में क्लियर करने से। ओके, तो मैं अभी आपको बता रहा था डिस्पर्सल बाय वाटर। तो मैं बताया कि लोटस, कोकोनट्स, ये सारे क्या होते हैं? पानी के थ्रू बह करके जाते हैं। कोकोनट्स भी बहता है क्योंकि कोकोनट्स में स्पॉन्जी लेयर होता है, नारियल का, पानी में बह जाता है। लोटस स्पॉन्जी लेयर होता है पानी में, वो भी बह करके जाता है, तो फ्लोट करेगा, बहते हुए जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, कुछ में
कुछ बीज में स्पाइन्स होते हैं, कांटा जैसा होता है, हुक जैसा होता है, जो कि जानवर कहीं पे जंगल में चरने के लिए गया, ग्रेजिंग करने गए और वहां पे क्या किया, उसके बॉडी में वो चिपक गया। अब वो चर करके आते हैं किसान के पास, किसान उसको नोच नोच कर करके फेंक देते हैं। कि जंगल में जाकर के फेंकते हैं? नहीं ना, किसान के पास है, किसान अपने आसपास में उसको नोच नोच कर फेंक देते हैं। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो बीज फिर से वहीं पे जन्म जाएगा, वो बीज फिर से वहीं जन्म जाएगा। तो डिस्पर्सल बाय एनिमल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स भी होते हैं। बहुत सारी चिड़िया क्या करती है, खा गई। जैसे पीपल का पेड़ में जाओगे तुम, बरगद वगैरह में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। क्या करती है, पाकड़ वगैरह गांव में पेड़ होते हैं, उसमें चिड़िया क्या करती है, उसके बीज को खा लेती है। घूट गई, निगल गई। अब वो जहां पे जाकर के पुट्टी कर देंगी ना, छत पे कर देंगी, वहां पे अगर वो बीज उसका निकल गया तो क्या होगा कि छत पे पीपल के पेड़ आप देखते होगे, अब भी आश्चर्य करोगे, अरे भाई इतना ऊपर तो कोई जाता नहीं है, उस पर कैसे वो पेड़ हो गया? दीवार के इस तरफ कैसे हो गया जब इधर कोई सीढ़ी ही नहीं है? कौन जाकर वहां प्लांट्स किया था? पापा तो लगाया नहीं, कैसे हो गया? तो वो बर्ड्स क्या करती है ना, कभी कभी बर्ड्स के वजह से हो जाता है। क्लियर है? तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन में आपको बताया हूं, एक्सप्लोजन मतलब होता है फट करके बाहर आना। जैसे मूंग, गांव घर में मूंग की खेती होती है, किसान करते हैं। मूंग का अगर जो बीज होती है ना, वो अगर खेत में ड्राई अप हो गए, सूख गए, मटर अगर खेत में ज्यादा सूख जाता है तो फट करके छिटा जाता है खेत में, बिखर जाता है खेत में, और फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जब सीजन आएगी फिर से वो जन्म जाएंगे। धान खेत में झड़ जाते हैं, किसान कितना भी कैरी कर, गेहूं किसान कितना भी कैरी करे, कुछ ना कुछ खेत में झड़ ही जाता है, बिखर जाते हैं। अब अगले सीजन जब उसको प्रॉपर सही से क्लाइमेट मिलेगा तो क्या होगा, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा, वो फिर से गेहूं और धान जो होती हैं वो खेत में लगते हैं, फिर से खेत में जन्मते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? मैं आगे चलूं तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अलग अलग रिप्रोडक्शन जो है कैसे कैसे होती है। तो पहले तो बीज से हो गई, उसके बाद तो स्टीम से होती है, उसके बाद स्टीम से होती है, जाओ जाकर सो जाओ तुम लोग, स्टीम से होती है, उसके बाद रूट से भी होती है। बहुत सारा पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज वगैरह का जो रूट है उससे होता है। लीफ से भी होता है, ब्रायोफिलम जैसे प्लांट जो होते हैं वो लीफ से जन्मते हैं। कुछ स्टीम से होते हैं, जैसे हिबिस्कस है, रोज होता है, उसको स्टीम कटिंग करते हैं हम, और उसको स्टीम को कहीं पे प्लांट्स करते हैं, लगाते हैं। तो जब लगाएंगे स्टीम्स को कट कर करके, तो स्टीम कटिंग के वजह से भी नए प्लांट्स जो होते हैं वो जन्मते हैं। मैं आपको आगे बता दूं तो इतना तो आपका था कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से भी जन्मते हैं। स्टीम से जन्म गए, रूट से जन्म गए, लीफ से जन्म गए, स्पोर फॉर्मेशन से जन्म गए, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बीज से भी जन्मते हैं। तो बीज वाला सभी लोग मोस्टली पढ़ लेते हैं, लेकिन अदर पार्ट्स वाला जो रिप्रोडक्शन होता है इसको नहीं ध्यान देते हैं। तो ध्यान देना, अदर जो बॉडी पार्ट से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है ना, मैं इस रिप्रोडक्शन को बोलता हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलता हूं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन है क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। तो देखो क्रॉप्स क्या होता है और एग्रीकल्चर क्या होते हैं, दोनों दो चीजें हैं। मैं इसको समझा दूं तो क्रॉप्स मतलब फसल होती है, फसल होती है क्रॉप्स मतलब प्लांटिंग ऑफ सिमिलर सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अ लार्ज फील्ड इन अ लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप्स। एक तरह के जब किसी प्लांट्स की खेती तुम लंबे चौड़े खेत में करते हो, लंबे चौड़े जगह पे करते हो, आप उसको क्रॉप्स कहते हो, फसल कहते हैं उसको हम। जैसे धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, तो क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना। साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ क्रॉप्स मतलब खेती करने की जो पद्धति होती है, तरीका होता है, जो उसका वैज्ञानिक पद्धति होती है, साइंस होते हैं उसके, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब खेती करने की जो प्रैक्टिस होती है, उसकी जो साइंस होती है वो एग्रीकल्चर कहलाती है, कृषि कहलाती है। तरीका होता है, कृषि जो होती है वो तरीका हो गई, या क्रॉप्स जो हो गई वो फसल हो गई। दोनों में डिफरेंसेस याद रखना। क्रॉप्स प्लांटिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स, while practicing of farming is called agriculture।
उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो प्लांट किसान को क्या करने चाहिए, हमारे भारत में मेनली 2 तरीके के सीजन होता है और इस 2 सीजन में 2 तरीके का मेनली क्रॉप्स होता है। मैं उसको पढ़ता हूं रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। तो एक जो होती है खरीफ क्रॉप्स, वो जून जुलाई के महीने से लेकर के अक्टूबर के महीने तक होता है। मतलब जून जुलाई जब बारिश आती है, जैसे धान की खेती, बारिश आती है, किसान धान लगाता है, अक्टूबर नवंबर के समय में जब दीपावली छठ पूजा होता है तो धान की कटाई हो जाती है, तो ये खरीफ क्रॉप्स हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और बारिश के समय में होने की वजह से इसको मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। अरे बच्चों दिक्कतें होंगी, आप पूछ सकते हो, बारिश के वजह से जो अगर खेती होती है ये, तो इसको मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है। अदरवाइज ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं जो कि वाइडली नोन, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, जून जुलाई के महीने से लेकर के अक्टूबर नवंबर के महीने तक इसका टर्म होता है। फिर एक ऐसा क्रॉप्स जिसको रबी क्रॉप्स बोला जाता है, ये रबी क्रॉप्स नवंबर के अक्टूबर नवंबर के महीने में जनरली जब ठंडा आती है तब ये लगाया जाता है, और जब गर्मी आ जाती है मार्च अप्रैल में तो ये कटी जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये रबी क्रॉप्स होता है। यही 2 तरीके के क्रॉप्स जो है हमारे पास, हमारे भारत में होता है। रबी क्रॉप्स को बच्चों, रबी क्रॉप्स को बोला जाता है विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को बोला जाता है विंटर क्रॉप्स। कारण द रीजन बिहाइंड दिस, इट इज ग्रोन इन द विंटर सीजन्स, इट इज सोन इन द विंटर सीजन्स, इट इज सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ओके, तो गेहूं, ग्राम्स, मस्टर्ड, पीस, बार्ली, ये सारे जो फसल होते हैं ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स है। जबकि खरीफ क्रॉप्स की तरफ चलोगे तो मेज, बाजरा, मिलेट्स, कॉटन, जूट, राइस, ज्वार, ये सारे जो है ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स है। तो हमारे भारत में 2 तरीके के मेन क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। अब किसान को क्या चाहिए, ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। किसान को अच्छा फसल उपजाना होगा। किसान अच्छे फसल कैसे उपजाएंगे, तो उनके लिए उनको कुछ तरीका पता होना चाहिए, उनको कुछ स्टेप्स को फॉलो करनी होगी। अब कैसे, तो किसान को पहले तो मौसम की जानकारी होनी जरूरत है। मौसम के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मौसम कैसा है और कौन से क्लाइमेट्स में, कौन से समय में हम कौन सा फसल लगाएंगे, ये उनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज है मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फसल के लिए कौन सा प्रकार की मिट्टी का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद किसान को खेत की मिट्टी जो होती है उसको अच्छे से जुतवाना चाहिए, प्लोइंग कराना चाहिए। उसके बाद सीड्स का सिलेक्शन उनका अच्छा होना चाहिए, बीज जो है वो हेल्दी बीज चुनना चाहिए उनको, तब वो हेल्दी क्रॉप्स के रूप में ग्रो करेगा। तो सिलेक्ट ऑफ सीड्स का भी नॉलेज किसान को चाहिए। मैन्युअर्स, फर्टिलाइजर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर मैन्युअरिंग करनी चाहिए, प्रॉपर टाइम में फर्टिलाइजर्स देना चाहिए। इरिगेशन भी समय पे करना होगा किसान को, सिंचाई जो होता है वो सही समय पे करना होगा, टाइमली, और सही समय पे उसको काटना भी आना चाहिए किसान को। क्योंकि अगर प्लांटिंग हो जाए ढंग से, प्लांट जो है ग्रो अच्छा से कर जाए, अगर उसको हम टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम पे अगर उसको हम काटेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो फसल बर्बाद हो जाएंगे, वो फसल खेत में ही रह जाएगा, वो फसल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, वो फसल जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें परफेक्ट टाइम पे हार्वेस्ट करनी चाहिए फसल को। किसान को इसका भी, हार्वेस्टिंग का भी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, अनदर थिंग्स जो हम एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग में जानेंगे, किसान को जानना जरूरी है, वो है कि उसका अनाज का भंडारण, स्टोरिंग, अनाज को आप कैसे सही से स्टोर करोगे, दैट इज द मेजर रीजन वी हैव टू नो। ये भी एक मेन कारण है, ये भी एक मुख्य चीजें हैं जिसको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स इज द मेन पॉइंट्स जिसे मैं अभी पढ़ूंगा। प्लांट्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे आप बचाओगे। तो देखो 2 चीजें होती है, जब किसान खेत में फसल लगाते हैं ना, तो या तो उसको बीड्स परेशान करता है, खरपतवार जन्म जाते हैं, उसको बीड्स बोला जाता है, तो किसान उस दौरान बीडीसाइड्स का यूज करते हैं, है ना, खरपतवार नाशक जो होती है, स्प्रे केमिकल्स, उसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे टाइम्स में ना इंसेक्ट्स लग जाते हैं, रोडेंट्स वगैरह लग जाएगा, स्क्वायरल्स डैमेज करेंगे, रैट लग जाएगा, चूहा डैमेज करेगा, तो उस दौरान क्या करते हैं ना, किसान को पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो पेस्ट को डैमेज करेगा, वो पेस्ट को मारेगा, और वो पेस्ट को मारने के लिए, वो रैट को मारने के लिए ना रैट किलर यूज करते हैं, वो स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स बोला जाता है।
गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? बातें समझ में आ रही है सभी को? आप सभी रिप्लाई भी करते रहोगे, टाइमली बताते भी रहोगे। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन कोई होगी आप पूछोगे, मुझे खुशी होगी आपको आंसर को बता करके, आपके क्वेश्चन को क्लियरिफाई कर करके। तो फार्मर को प्रॉपरली फसल के प्रोटेक्शन का नॉलेज होना जरूरत है और भंडारण का भी नॉलेज उनका होना जरूरी है कि हम उसको कैसे, किस समय में, किस कंडीशंस में अनाज को रखेंगे जो डैमेज ना हो। ओके, तो फार्मर्स को अपने फसल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जानवर को ग्रेज नहीं करने देना चाहिए। बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, खेत में आ जाएंगे और उसको चढ़ गए, फसल को डैमेज कर दिया, उससे बचाना होगा। कैटरपिलर्स, ग्रासहोपर्स, रैट्स वगैरह जैसे जो है, रोडेंट्स वगैरह जो है, ये डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, पेट्स जो है डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए। बीड्स वगैरह जन्म जाते हैं, बीडिसाइड्स यूज करने चाहिए। किसान जो है अगर खेत में अगर फसल को लगाए हैं और उनका फसल अच्छा उपज गया है तो उनको फसल को सही समय पे, मैं बता रहा हूं बार बार, फसल को सही समय पे काट लेना चाहिए। उनको बारिश का नॉलेज होना चाहिए, उनको बर्फ का, जो कभी कभी क्या होता है ना, ओला गिरना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो फसल, बहुत सारे गेहूं के समय में आंधी तूफान आ गई, बर्फ गिर गया, सारा खेत में डैमेज, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग आज के समय में मेट्रोलॉजिस्ट लोग करते हैं, उनका नॉलेज किसान का होना चाहिए, जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। खराब मौसम होगी तो फसल को जल्दी कलेक्ट करके घर में स्टोर कर लो, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है किसान को होना जरूरी है और आप सभी को भी इसका नॉलेज दे दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के जो क्लासेस हुए, इस क्लासेस में आप सभी बच्चे अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। जहां पे कोई दिक्कतें हो गई होगी आप पूछ सकते हो, आपको बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगी तो आप मुझे लाइव क्लासेस में भी मैसेजेस कर सकते थे, कमेंट्स कर सकते हो अभी से भी।